हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द पीवाईक्यू सीरीज दैट वी स्टार्टेड, जिसमें हम मिडिवल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एंशिएंट इंडिया, जिसमें जितने भी वीडियोस थी वो सब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मिडिवल इंडिया के जो पहला टॉपिक है दैट इज अरब्स का जो डोमिनेशन था इंडिया एंड आसपास के रीजन्स में, एंड जो दिल्ली सल्तनत आई थी भारत के अंदर, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने अपने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड द थीम्स ऑफ द टॉपिक दैट आर बीइंग आस्क्ड कॉन्टिन्यूअसली बाय द यूपीएससी इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। I hope I have made myself clear. Let's start with the main discussion. First things first, हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एज टू किस टाइप की क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इट वाज आस्क्ड इन 1995 एंड द क्वेश्चन वाज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द मैप गिवन बिलो। अगर आप ध्यान से मैप को देखिए तो नॉर्थ से मैप स्टार्ट हो रहा है एंड इट कमिंग टू द साउथ। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक रूट रेडी हुआ है जिसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 टोटल 4 इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं, राइट। सो द क्वेश्चन सेज द रूट इंडिकेटेड इन द मैप वाज फॉलोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन बाय हुम। मतलब कि कौन से इन चारों में से कौन ऐसा पर्सन था जिसने जब अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन को स्टार्ट किया तो उसने इस कोर्स को फॉलो किया था। मतलब ही स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड केम टिल साउथ। ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने नॉर्थ से साउथ तक कंप्लीटली डिफरेंट किंगडम्स को जीत लिया था? ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त II, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोला, मलिक कफूर। नाउ अगर आप ध्यान से देखिए, राजेंद्र चोला जो है वो यहाँ पर साउथ किंगडम में प्रेजेंट थे, राइट। सो ऑब्वियसली वो नॉर्थ से साउथ आ नहीं सकते। चंद्रगुप्त II जो है, जब वो गुप्ता एम्पायर्स में थे उस टाइम उनकी एम्पायर का जो प्रोविंस था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था कि वो साउथ इंडिया को कवर करे। ही वॉज मेनली प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन नॉर्दर्न इंडिया ओनली। हर्षवर्धन का भी ऐसा ही था कि वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। मलिक कफूर, ना हु वाज मलिक कफूर? याद कीजिए, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का एक रूलर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था मलिक कफूर। नाउ मलिक कफूर वाज अ वेरी वेरी एबल कमांडर ऑल्सो। भले ही वो स्लेव थे लेकिन ही हैड ऑल द ट्रेट ऑफ अ लीडरशिप, ठीक है, ही हैड ऑल द ट्रेट्स ऑफ अ लीडर। दैट्स वाई अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को एक एक्सपीडिशन के लिए भेजा था फ्रॉम द नॉर्थ टिल साउथ। सो द आंसर हियर विल बी मलिक कफूर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि मलिक कफूर ने जब स्टार्ट किया था तो ही मेनली डिफीटेड 2 मेन किंगडम्स, 2 मेन डायनेस्टीज को उन्होंने हराया था। वन वाज होयसालास एंड वन वाज पांड्या डायनेस्टी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 1997. The question says, after consolidating his power, Balban assumed the title of what? बलबन ने क्या टाइटल लिया था अपने ऊपर? Was his टूट ए हिंद, कैसर ए हिंद, जिल्ले इलाही, दीन ए इलाही। नाउ अगर आपने बलबन के बारे में पढ़ा है तो यू वुड बी नोइंग दैट ही टुक द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? इलाही वर्ड जो है वो अल्लाह वर्ड से कनेक्ट होता है जो इस्लामिक गॉड को माना जाता है, एंड जिल का मतलब होता है शैडो, मतलब परछाई, छाई, ठीक है। सो जिल्ले इलाही का मतलब है शैडो ऑफ द गॉड, ठीक है। मतलब बेसिकली बलबन ने अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए अपने आप को भगवान का शैडो बताया, ठीक है। बलबन जो है बेसिकली 1266 में पावर में आते हैं और उन्होंने अपने आप को जिल्ले इलाही बताया। माना जाता है कि बलबन जो है वो स्लेव डायनेस्टी के सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। मतलब इनके बाद जितने भी रूलर्स आते हैं उन सब की जो वैल्यू थी, अथॉरिटी थी, वो कंपैरेटिवली कम थी बलबन से। बलबन की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी हुआ करती थी। नाउ बलबन जो है एक पर्टिकुलर पॉलिसी को इस्तेमाल करते थे जिसका नाम है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ब्लड एंड आयरन का सीधा सा मतलब है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को अपोज किया करते थे। नाउ जितने भी नोबल्स थे, मतलब उनके दरबार में जो नोबल्स थे, बाकी अथॉरिटीज़ थे, उन नोबल्स को वो अपने इक्वल नहीं समझते थे। सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो किंग है, किंग के नीचे नोबल्स हैं। नो, आपने बहुत सारे किंगडम्स में देखा होगा कि किंग जो है वो नोबल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बट बलबन ऐसा नहीं करते थे। बलबन जो है नोबल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे और उन्होंने 2 चीज़ें स्टार्ट की थी। एक स्टार्ट किया था सिजदा। सिजदा का मतलब होता है हाथ और सिर को झुका करके सलाम करना। मतलब जब भी राजा आएगा तो नोबल्स जो है वो सलाम करेंगे, पहली चीज़ तो। और सेकंड पाइबोस। पाइबोस का मतलब होता है मोनार्क का जो फीट है, मतलब जो राजा का जो पैर है ना, फीट, उसको चूमना है, उसको किस करना है। दैट इज कॉल्ड एज पाइबोस। मतलब ये 2 चीज़ें थी बेसिकली किंग की अथॉरिटी को ऊपर रखने के लिए, कि नोबल्स जो है वो कभी भी खुद को किंग के बराबर ना समझे। इस चीज़ के लिए बलबन ने ये 2 चीज़ें स्टार्ट की थी और जिल्ले इलाही नाम का टाइटल उन्होंने खुद के ऊपर लिया था। आई होप दिस इज क्लियर। Let's move to the next question that was asked in 1998. Question says, Fawazil in the Sultanate period means what? Fawazil का मतलब क्या है? Was it a extra payment made to the nobles?
मतलब नोबल्स को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो पे करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, रेवेन्यू असाइंड इन द ल्यू ऑफ सैलरी, किसी पर्सन को सैलरी के बदले में जो रेवेन्यू दिया जाता था, क्या उससे फवाजिल बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार्स, इक्तदार्स को जो एक्सेसिव अमाउंट पे करना पड़ता था वो होता है। या फिर इलीगल एक्सट्रैक्शंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से जो इलीगली चीज़ें छीनी जाती थी उसको बोलते फवाजिल। इन चारों में से क्या है। नाउ इस वर्ड को ध्यान से देखिए, फवाजिल। फवाजिल वर्ड जो है एक उर्दू के वर्ड से कनेक्टेड है, दैट इसका मतलब है फाजिल। फाजिल का मतलब होता है ज़्यादा। आपने हिंदी में भी ये स्लैंग बहुत सुना होगा कि ये चीज़ फाजिल है। फाजिल है मतलब ये चीज़ ज़्यादा है। तो फवाजिल वर्ड जो है फाजिल वर्ड से, फाजिल वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसको वापस करना है, राइट। तो उससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार्स। इक्तदार्स कौन होते हैं, देखो दिल्ली सल्तनत के टाइम में क्या था, जो लैंड था उस लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका नाम था इक्ता, मतलब उस पार्ट्स को बोलते थे इक्ता। और हर एक इक्ता जो था उसको एक नोबल रूल करता था, मतलब राजा के अंदर, उसे बोलते थे इक्तादार्स। और जो इक्तादार्स होते हैं ना, इक्तादार्स को कुछ पैसे मिलते थे। जैसे मान लो उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया, उसको कुछ पैसे मिले, उन्होंने वो पैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए, राइट, लोगों को फूड सप्लाईज वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किए। तो सारे खर्चे करने के बाद जो पैसा बच जाता था, जो एक्सेस अमाउंट होता था, वो पैसा इक्तदार्स को वापस किंग को भेज देना होता था, ठीक है, और राजा को वापस भेजना होता था। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज फवाजिल, मतलब जो फाजिल पैसा है वो आपको बेसिकली किंग को वापस करना होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो आंसर विल बी चार्ली, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ फवाजिल जो था, आई होप मैंने आपको बता दिया, एक एक्सेस अमाउंट था जो कि राजा को वापस करना होता था। नाउ बलबन के समय में बेसिकली दो न्यू और दो मेन पोस्ट हुआ करते थे मंत्रीज में। एक हुआ करते थे मुक्ति। मुक्ति कौन थे, मिलिट्री के कमांडर, मतलब जो भी आर्मी हुआ करती थी उसके कमांडर को यहाँ पर मुक्ति बोला जाता था। और इक्तादार्स कौन थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थे, यानी कि जो इक्ता को संभालते थे, इक्ता को जो गवर्न करते थे, देवर इक्तादार्स। ना उनका मेन काम क्या था, जो भी सरप्लस रेवेन्यू है उसको सेंटर को वापस भेज देना। ऐसा क्यों करते थे, देखो हर एक जो स्टेट की इकोनॉमी होती है उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ अर्निंग्स होती हैं, राइट, कुछ रेवेन्यू होते हैं। ना बलबन चाहते थे कि एक्सपेंसेस और अर्निंग के अंदर हमेशा एक बैलेंस बना रहे, और इसी बैलेंस को बनाने के लिए वो ये फवाजिल लेते थे, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा था वो वापस ले लेते थे। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 1998। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन सेज, असर्शन स्टेटमेंट बोलता है, एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज एसेंशियली मिलिट्री। मतलब जो टर्कीज इंडिया में आए थे, क्या वो स्टार्टिंग में मिलिट्री रिलेशनशिप को फॉलो करते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते थे, राइट। और सेकंड रीजन बोलता है, द कंट्री वाज पार्सल्ड आउट एज इक्ताज अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर्स थे उन सब में कंट्री को डिवाइड किया गया था एज इक्ताज। नो क्या सही क्या गलत। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखिए, टर्क्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने एक स्लेव डायनेस्टी फॉर्म की थी, और उसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में आए थे तो किस चीज़ के दम पर आए थे, दे केम हियर इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री ओनली, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो स्टार्टिंग में एट फर्स्ट जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से मिलिट्री के ऊपर बेस्ड था। दिस वाज टोटली करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक का आप रूल याद करो एंड यू विल गेट टू नो दिस थिंग। नाउ रीजन स्टेटमेंट बोलता है कि कंट्री को डिवाइड किया गया था इक्ताज में और इक्ताज को बांट दिया गया था मिलिट्री लीडर में। देखो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, इक्ताज कौन हुआ करते थे स्टार्टिंग में, इनिशियली इक्ताज वो लोग थे जो पावरफुल हुआ करते थे। पावरफुल कौन थे, मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री लीडर्स। इन्हीं मिलिट्री लीडर्स को बेसिकली इक्तदार बनाया जाता था, और इन्हीं इक्तदार का मेन काम हुआ करता था कि आर्मी को भी मेंटेन करना है, उनको खाना वगैरह भी खिलाना है, फूड सप्लाई को भी मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पैसा बनता है वो आपको वापस भेज देना है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1998 में फवाजिल के ऊपर पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था इक्ताज के फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था बट एक डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर पूछा गया था। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इक्ता देखो, इक्तादार जो एक ऐसी पोस्ट थी ना, इक्तादार एक परमानेंट पोस्ट नहीं थी, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रॉपर्ली अपने इक्ता को मेंटेन नहीं कर पाओगे और राजा को पता चलेगा तो राजा आपको इक्तदार के रूप से हटा भी सकता है। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड एंड तो इसका देखो असर्शन तो सही है, रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग जो है वो सही है असर्शन के लिए, तो आंसर शुड बी अल्फा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, असर्शन रीजन दोनों सही है यहाँ पर, और रीजनिंग जो है वो सही है असर्शन के लिए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 1998 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया इज। कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने सबसे बड़े कैनाल्स बनवाए थे। देखो इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द आंसर वाज फिरोज शाह तुगलक। अगर आपने इसको बारे में पढ़ा हुआ है तो दिस कैन बी सॉल्व्ड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट। ये बहुत ही फेमस चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है दिल्ली सल्तनत में किसने बनवाया था, तो आंसर इज फिरोज शाह तुगलक।
ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ऑब्वियसली तुगलक डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, जिन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक उन्होंने रूल किया था। नाउ इसके अलावा उन्होंने कुछ कैनाल्स बनवाए थे। कैनाल्स देखो क्या होता है, कैनाल्स का मतलब होता है जो एक रिवर से पानी को लेके जाते हैं किसी दूसरी जगह तक, ठीक है। जैसे जो फिरोज शाह तुगलक ने जो कैनाल्स बनवाए थे उसमें एक ऐसा था जो कि यमुना से पानी लेके जाता था हिसार तक। हिसार कहाँ है, हरियाणा के अंदर। फिर एक था जो सतलज से लेके जाता था, सतलज रिवर से पानी लेता था, घग्गर रिवर में छोड़ता था, फिर घग्गर रिवर से पानी लेता था, फिरोजाबाद में छोड़ता था। मतलब डायरेक्टली सतलज का पानी फिरोजाबाद में पहुंचाने की कोशिश करता था। इसके अलावा मांडवी रिवर और सिरमौर रिवर, राइट, ये सब बेसिकली पहुंचाते थे हंसी जो हरियाणा के अंदर प्रेजेंट था वहाँ पर पहुंचाते थे। तो ये सब बहुत सारे कैनाल्स वगैरह बनवाए गए थे यहाँ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पर फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज इन कैनाल्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे फार्मर्स ने इरिगेशन वगैरह बहुत ही स्ट्रांगली किया था। सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1999 के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन सेज द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फॉर्म देयर किंग, ऑन हुज डेथ डिड बदौनी कमेंटेड ऑन दिस। नाउ बदौनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हुआ करते थे, जियाउद्दीन बरौनी, ठीक है, जियाउद्दीन बदौनी। नाउ ये जो थे इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था। द स्टेटमेंट सेड किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम इट पीपल, मतलब किंग जो है वो लोगों से अलग हो गया था, फ्री हो गया था। एंड दे फॉर्म देयर ओन किंग, ये दे कौन है यहाँ पर, पीपल। सो पीपल फॉर्म देयर ओन किंग, किसके बारे में कहा गया था? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर देयर हैज बीन वन और द अदर क्वेश्चन ऑन मोहम्मद बिन तुगलक, और इस साल के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले कुछ चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे डिफरेंट रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, लेकिन वो मेजॉरिटी फेल हो गए थे। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को एक मैड किंग भी कहा जाता है, मैड किंग भी कहा जाता है, और इसको एक वाइज फूल भी कहा जाता है। कि समझदार तो बहुत था, समझदार था इसलिए वो अपने एम्पायर को इंक्रीज करना चाहता था, लेकिन बहुत फूल था बिकॉज सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो बेसिकली माना जाता है कि उसके प्लानिंग में प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। दैट इज वाई मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। सो मोहम्मद बिन तुगलक अपने इस रिफॉर्म्स के कारण बहुत ही अनपॉपुलर था अपने लोगों के बीच में। अनपॉपुलैरिटी होने के कारण ऐसा माना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद ये बात बोली थी कि मैं अपने लोगों से दूर हो गया हूँ और लोगों ने मेरे बदले में किसी और को ही एक अपना राजा घोषित कर दिया है। मतलब कि ऑल्दो दिल्ली सुल्तान मैं हूँ, मतलब राजा मैं हूँ, लेकिन लोगों ने किसी और को अपना राजा घोषित कर लिया है। साथ ही साथ इसका एक और स्टेटमेंट है, आई फॉर्म माई ओन डायनेस्टी, दे फॉर्म देयर ओन्स। मतलब ये लोगों के बारे में बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं कि मैंने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई है और लोगों ने अपनी अपनी खुद की बना ली है। सो बेसिकली लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही था कि मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। उनके लोग खुद नहीं करते थे और इसलिए बार बार रिबेलियंस कर देते थे। माना जाता है कि दिल्ली सुल्तान्स में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके अगेंस्ट में 22 बार लोगों ने रिबेलियन किया था, इंक्लूडिंग उनके खुद की नोबल्स ने उनके अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया था, ठीक है। 22 बार, 22 टाइम्स ही वॉज रिबेल्ड अगेंस्ट। आई होप ये चीज़ क्लियर है एंड आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर चीज़ जो है बदौनी ने कही थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कि वो लोग जो है अपने राजाओं से दूर हो गए थे और राजा अपने लोगों से दूर हो गया था, ठीक है। सो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक किताब लिखी गई है बदौनी के द्वारा, जिसका नाम है मुंतखब उत तवारिख जो किताब है उसी के अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई थी, जिसके अंदर इसको वॉइसफुल और मैड किंग भी बताया गया है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1999 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वाज व्हाट। कौन सा राइटर था जिसने पहली बार उर्दू को पोएम्स के लिए इस्तेमाल किया था? देखो ध्यान रखना, उर्दू को एज अ डायलेक्ट की बात नहीं कर रहा है, उर्दू एज अ डायलेक्ट तो ऑलरेडी चलता आ रहा था, पर उर्दू को पोएम्स लिखने में सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? इट वॉज अमीर खुसरो। सो अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जब भी उर्दू लिटरेचर की बात आती है। तो पर्शिया का रहने वाला था, ये ईरान के रहने वाले थे, ईरान का ही पुराना नाम पर्शिया है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो पर्शिया में जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज पर्शियन और अरबिक, इसमें तो वो ऑलरेडी लिखा ही करते थे। नाउ माना जाता है कि साउथ एशिया है हमारा, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, उसकी कल्चरल हिस्ट्री को बनाने में अमीर खुसरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज इनकी जो बुक्स है वो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। इनकी जो टीचिंग्स है वो पाई जाती हैं। नाउ निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करते थे दिल्ली में, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन हुए? निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड।
1999 में फिर से एक बार मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया एंड क्वेश्चन वाज टू विच लोधी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेट एंड व्हाट टाउन डज द साइट मार्क्ड ए ऑन द मैप रिप्रेजेंट। दो डिफरेंट क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहला बोलता है जो मार्क्ड मैप है ये कौन से लोधी सुल्तान को डिनोट करता है एंड देन एक प्लेस है ए वो कौन से पर्टिकुलर पार्ट को डिनोट करता है। ना देखो इसका ऑप्शन समझिए। ऑप्शन इज बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। मतलब इन चारों में से ये किसको डिनोट करता है तो बहलोल, इब्राहिम या सिकंदर इन तीनों में से किसी को करता है। और सेकंड चीज मार्क जो ए साइट है वो या तो जौनपुर हो सकता है या फिर अलीगढ़, बिकॉज दो ही ऑप्शन ही है। ठीक है। नाउ लोधी सुल्तान में एक चीज आप याद रखिएगा, लोधी सुल्तान का ऑर्डर क्या है। लोधीज में सबसे पहले आते हैं जो फाउंडर है दैट इज बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी एंड फाइनली आते हैं इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है। और इब्राहिम लोधी ही थे जिनको 1526 के अंदर बाबर ने हराया था और बाबर ने अपना मुगल डायनेस्टी को फॉर्मेशन किया था। सो आई होप इट इज क्लियर। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट दिल्ली सुल्तान जिसको मुगल्स ने हरा करके अपना खुद का मुगल डायनेस्टी फॉर्म कर लिया था। नाउ सबसे पहले आते हैं बहलोल लोधी, फिर आते हैं सिकंदर, फिर आते हैं इब्राहिम। नाउ अगर आप जानते हो कि दिल्ली सुल्तान में स्पेशली जो लोधीज थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना किंगडम को इंक्रीज कर लिया था, बट यहाँ पर जो हम किंगडम देख रहे हैं वो बहुत ही छोटा देख रहे हैं, राइट, और बहुत ही अर्ली फॉर्म का देख रहे हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला लोधी डायनेस्टी का रूलर कौन था, बिकॉज जो पहला होता है ना उसके पास कंपैरेटिवली कम होता है। फिर जो अगला आता है उसने ये वाला पार्ट भी जीत लिया, फिर इब्राहिम लोधी के आते हैं तो उन्होंने ये वाला पार्ट भी जीत लिया। ठीक है। तो पहला कौन था, बहलोल लोधी। सो बहलोल लोधी का ही ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये शो हो रहा है बिकॉज ये बहुत ही कम है अभी, राइट। ये दिस वॉज द इनिशियल फेज। और सेकेंड ये पार्ट कौन सा है, दिस इज जौनपुर। ठीक है। उम्मीद करता हूं यू आर गेटिंग अ होल्ड ऑफ दिस एज टू व्हाट वी आर डूइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 2000 के अंदर पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। रीजन ऑफ कृष्णदेव ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राजा थे वो। सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। थर्ड अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। फोर्थ डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ये चार चीजें दे रखी हैं, चार इवेंट्स दे रखे हैं एंड द क्वेश्चन सेज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स इज व्हाट। अब इन चारों में से सबसे पहले तो आपको ये पता करना है सॉल्व करने के लिए इसको कि आपको कौन सा पता है इसमें से। सबसे पहले आपको कौन सा पता होता है, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज। दिस इज अ वेरी वेरी इजी थिंग, 1498। ठीक है। सेकंड कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन आपको पता होगा 1192। now देखो 1192 ये वो वाला टाइम है जब दिल्ली सुल्तान आए थे, स्टार्ट हुए थे, और 1498 ये वो वाला टाइम है जब ऑलमोस्ट दिल्ली सुल्तान जाने वाले हैं बिकॉज 1526 में वो खत्म हो जाएंगे, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग अ होल्ड ऑफ दिस। 1192 दिल्ली सुल्तान का स्टार्ट ही हुआ है लगभग, और 1498 में दिल्ली सुल्तान कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन और पोर्तुगीज का आना दिल्ली सल्तनत के दो एक्सट्रीम्स को भी शो करता है कहीं ना कहीं, राइट। एक एक्सट्रीम मतलब आने वाला टाइम और एक एक्सट्रीम जाने वाला टाइम। ऑलराइट, अब देखो बाकी दो ऑप्शन देखते हैं। पहला बोलता है कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर या फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी का हुआ करता था। तुगलक डायनेस्टी का अगर वो था तो ऑब्वियस सी बात है वो दिल्ली सुल्तान का पार्ट था। तो अगर वो दिल्ली सुल्तान का पार्ट था तो इसको इन दोनों में से किसी एक जगह पर बीच में होना चाहिए, तो इसको बीच में डाल दीजिए। देखो सबसे पहले कौन सा हुआ, 2 हुआ। ठीक है। उसके बाद कौन हुआ, ये देखो। उसके बाद हमने बात की इसको बीच में डालना है तो 4 हो गया, फिर 3 हो गया और फाइनली 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। द आंसर विल बी 2 4 3 1। क्या आपको समझ आया हमने कैसे सॉल्व किया इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड आउट कि हमें कौन कौन से पता है। तो हमें ये पता था 1498 और हमें ये पता था 1192, राइट। फिर हमें पता था फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट तो पक्का है बिकॉज ये तुगलक डायनेस्टी का पार्ट है। सो इसके बीच में हमने यहाँ पर इसको डाल दिया, फिट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 2 था, देन ये 4 था, बीच में हमने 3 डाल दिया, सॉरी 2 था 3 था, बीच में हमने 4 डाल दिया एंड लास्ट में बच गया 1। सो कृष्णदेव राय लास्ट में आए थे। आई होप इट इज क्लियर। तो आंसर शुड भी यहाँ पर 2 4 3 1 यानी कि अल्फा। ठीक है, इट इज करेक्ट। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए जो कृष्णदेव राय है उनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1509 टू 1529। 20 साल तक उन्होंने राज किया था और वो तुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर हुआ करते थे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। कुतुब मीनार जैसा हमने बात की 1192 में इसको फॉर्म किया गया था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। और लालकोट नाम की एक शहर थी बेसिकली, ठीक है, उसी के रूइंस पे कुतुब मीनार को बनाया गया था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। पोर्तुगीज का हमने बात की 1498 के अंदर पहली बार आए थे और फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 से लेकर के 1388 तक वो रूल में रहते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर।